देखो तो इसका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर है। जैसे घुमंतु वाला पढ़े थे ना, इन मॉडर्न वर्ल्ड में घुमंतु कैसे इधर उधर घूमते चलते, उसी का जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर का, वही हम लोग आज करेंगे। ठीक है, कल बच गया था उसको देख देंगे, पहले क्वेश्चन से समझो। एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट आर द एडवांटेज टू द इन्वायरमेंट ऑफ द कंटिन्यूअस मूवमेंट। देखिए, नोमैडिक ट्राइब क्यों एक जगह से दूसरे जगह घूमते चलता था। तो नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू in order to maintain the sustenance and way of life. As they are involved in animal husbandry, the availability of water is permanent, paramount to their existence, along with fresh pasture for the animals. When the pastures is depleted, the move to next. देखिए अब क्या बोल रहा है ना कि जानवर को ये जो इस चीज का है ना, इसका मतलब होता है चारागाह, मतलब खेत जहाँ पे मतलब जानवर के लिए फ्रेश पानी मिले, जहाँ पे चरने के लिए मिले। तो जहाँ पे वो चीज मिलता था उनको, इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। एक्चुअल में क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है कि जंतु पालन का। ठीक है, भेड़ बकरी ये सब पालता था। उसको जहाँ पे ग्राजिंग ग्राउंड मिलेगा वहां पर गया, कुछ दिन तक वहीं पे टेंट गाड़ा, घास चरा, फिर वहां का घास जैसे समाप्त हुआ वहां से उठ के फिर वहां चला गया। तो इस कारण ये नोमैडिक ट्राइब एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता रहता था। उसका एडवांटेज इन्वायरमेंट को क्या था, इन्वायरमेंट को एडवांटेज क्या था कि अब यहाँ पे भाई गया, यहाँ पे गाय भैंस चर के यहाँ का घास खत्म कर दिया, तो क्या करता था कि वो सब फिर दूसरे जगह चला जाता था। 6 महीना पे यहाँ पे फिर नहीं आएगा कोई, तो फिर यहाँ पे घास फूस पेड़ पौधा सब लग जाता था। तो यही इन्वायरमेंट को क्या था, फायदा होता था। द इन्वायरमेंट गेट टू चांस टू रीग्रो और रिकवर, मतलब रीग्रो हो जाता था, फिर से घास उग जाता था, तो उसका फायदा था। thus maintaining the ecological balance of the area. It prevent overgrazing. ओवरग्राजिंग मतलब क्या होता है कि एकदम से खत्म मरुस्थल में बदल जाएगा। वो एक ही जगह पे अगर जानवर चरने लगे तो सारा पेड़ पौधा खत्म होकर वो रेगिस्तान बन जाएगा। तो वो ओवर ग्राजिंग ना हो, इसके लिए भी उनको एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे, तो ये फायदेमंद था इन्वायरमेंट के लिए। और तीसरा है द मैन्यूअर ऑफ द एनिमल सेल्फ इन फर्टिलाइजिंग ऑफ सॉइल। अब जैसे कि जंतु का जो मैनुअल, मतलब मैनुअर बोल रहा है मतलब जो उनका मल मूत्र था उससे खाद का काम करता था, जो जानवर लेके वो लोग घूमते रहते थे, जो कि फर्टिलाइजर का काम करता था। विच विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिपीटिंग द होमेडिक प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ए पॉसिबिलिटी। तो यही सब कारण था उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, उसका पहला पैराग्राफ में आंसर है। और एडवांटेज इन्वायरमेंट को क्या हो रहा था, उसका ये तीनों लाइन का स्टेटमेंट है। तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो, 2 मिनट में ये सब लिखिए थोड़ा, तब समझ में आएगा कि कुछ पढ़े हैं। कुछ ऐसा वर्ड भी होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिखा जाए। क्यों एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था, और इन्वायरमेंट को क्या उससे फायदा पहुंच रहा था। मेन तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कहानी पढ़ने से तो कुछ फायदा है नहीं। 5 मिनट में लिखो इसको जल्दी। लिख रहा है सब कि नहीं। लिखो जल्दी।
लिख लेना तो बता देना भाई, अब आगे बढ़ेंगे। कॉल कर लेता दो बार। कौन कर लेता? अमन। क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हैं अभी, जाओ बाद में आना। देवी। ले जाओ। क्या है? किससे बात कर रहे हो? हो गया भाई, तुम लोग का लिखा हुआ, जल्दी बताओ। अगला टॉपिक और इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हम लोग पढ़े थे कि जैसे ये पेस्टोरालिस्ट जो था, मतलब घुमंतू लोग था,
पेस्टोरलिस्ट का मतलब क्या होता है? घुमंतु, या फिर इसको बोल सकते हैं देहाती भी बोल सकते हैं, जो गाय भैंस पालता था। पहले जमाने में लोग एक जगह से दूसरे जगह भटकते चलते थे, अब ये लोग स्टेबल हो गया है, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है। तो डिस्कस व्हाई द colonial गवर्नमेंट इन इंडिया brought in the following laws, in each case explain how the law changed the life of pastoralist। मतलब पेस्टोरलिस्ट का लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले ये लोग घूमता चलता था इधर उधर, जंगल अंगल कहाँ कहाँ, अंग्रेज आया तो कुछ कानून बनाया, उन सब कानूनों का चर्चा करना है। बताइए कौन कौन सा कानून था, इसका क्या मतलब, कैसे था, कैसा उनका लाइफ प्रभावित हुआ। तो पहला क्या है? वेस्टलैंड रूल। वेस्टलैंड मतलब क्या है? द colonial गवर्नमेंट कंसीडर ऑल द अनकल्टिवेटेड लैंड और वेस्टलैंड। अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड, कल्टीवेटेड का मतलब होता है जहां पे जिस जमीन पे रोपा जा रहा है धान चावल, उसको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड। और जहां पे नहीं रोपा जा रहा है उसको अनकल्टीवेटेड लैंड बोलते हैं। अनकल्टीवेटेड लैंड यानी कि वेस्ट लैंड। समझ गए ना? तो वेस्ट लैंड को वो लोग क्या मानता था? अनप्रोडक्टिव, एज इट नाइदर जनरेट रेवेन्यू और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस वेस्टलैंड अंडर कल्टिवेशन, दिस वेस्टलैंड रूल वेर इनेक्टेड थ्रू आउट द इंडिया फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850 के आसपास। दिस लैंड वेर गिवन टू द सेलेक्टेड इंडिविजुअल विथ वेरियस कंसेशन and encouraged to settle them. Most of these land were earlier used by pastoralists for grazing, so the expansion of cultivation meant that there was a decline in the number of pastures and a problem for pastoralist। मतलब क्या था कि अब ये वेस्ट लैंड है, ठीक है ना, वेस्ट लैंड है, यहाँ पे फसल नहीं होता है, घास उस जमा हुआ है। वहां पे पेस्टोरलिस्ट लोग जाके अपना पशु पक्षी चराया करता था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसने वेस्टलैंड रूल बनाया, और 1850 के आसपास ये सब जो खाली जमीन था, जहाँ वो किसी किसी आदमी को दे दिया कि भाई तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करो, यहाँ पे घर बनाओ, जो करना है वो करो। और उससे टैक्स वैक्स वसूलता था। तो इसके लिए क्या हो गया कि अब जो आदमी अब ले लिया कोई ये जमीन, तो इस पे तो आप गाय भैंस ये सब नहीं चरा सकते हैं। तो कुछ तो जो रिच पेस्टोरलिस्ट थे वही उस जमीन को ले लिए, तो वो तो सेटल हो गए। लेकिन धीरे धीरे तो क्या हुआ कि पेस्टोरलिस्ट का संख्या पहले ज्यादा था, घुमंतु लोगों का। धीरे धीरे कुछ लोग बसने लगे तो उनका तो संख्या कम हुआ, लेकिन जो गरीब थे उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना भाई। तो ये हुआ वेस्टलैंड रूल। तो पहले वेस्टलैंड समझ लीजिए, जहां पे अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां पे खेती बाड़ी नहीं होता, उसको वेस्टलैंड बोलते हैं। तो अंग्रेज क्या कानून बनाया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आसानी से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। दूसरा फॉरेस्ट एक्ट, जैसा कि हम लोग इसके पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। तो वेरियस फॉरेस्ट एक्ट वेर इनेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली वाइबल टिम्बर्स लाइक देवदार एंड साल। मतलब देवदार और साल के वृक्ष से रेलवे का जो पटरी अटरी बहुत सारा चीज बनाया जाता था पहले, घर मकान भी। तो जितना भी चीज बनता है मजबूत, तो इन चीजों का डिमांड ज्यादा था। तो सम ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वेयर डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। तो क्या किया कि जहां जहां पे देवदार और साल वाला वृक्ष था वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया अंग्रेज, वहां पे कोई भी आदमी नहीं जा सकता है लकड़ी काटने। विच मीन पेस्टोरलिस्ट वेयर डिनाइड एक्सेस टू डिज फॉरेस्ट। मतलब पेस्टोरलिस्ट मतलब क्या था? ये सब जो जानवर लेके इधर उधर घूमते चलता था, उसको उन सब जंगलों में जाना मना था जहां पे देवदार और साल के वृक्ष पाए जाते थे। दोज दैट वेर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड pastoralists has some customary grazing rights but the movement were restricted severely। मतलब कुछ फॉरेस्ट जो, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, वहां तो आप जा ही नहीं सकते हैं, जाइएगा तो जेल में जाइए। दूसरा हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड मतलब जहां पे साल और देवदार के वृक्ष नहीं है वहां पे आप जा सकते हैं जानवर को चराने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको परमिशन लेना होगा। 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो 5 दिन ही वहां रहना है, छठा दिन नहीं रहना है। तो ये सब था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। तो दो टाइप का फॉरेस्ट लॉ बनाया, एक रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए। These laws were enacted as a colonial authority believed that the grazing destroyed roots and depleted the fertile of the forest. It affected the pastoralists in the sense their movement were restricted with a specific timing to control how much time they spent in the forest. One can safely say their lives were ruled by the
परमिट्स फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जब भी उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाना होता तो उनको फॉरेस्ट विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इजाजत लेना पड़ना, परमिट लेके। ठीक है, क्योंकि जो कॉलोनिकल रूलर थे, ऑथोरिटी था, कॉलोनिकल मतलब अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि ग्राजिंग होने से, घास चरने जाता है सब जानवर, इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा पेड़ पौधा भी जो छोटा छोटा होता है वो नष्ट हो जाता है। इस कारण, और धरती भी डिप्लीटेड हो जाती है, उपजाऊ जमीन नहीं रह जाता। तो ये सब के कारण उन लोगों को ये फॉरेस्ट लॉ लाना पड़ा था। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। दूगो और बकिया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और ग्राजिंग टैक्स क्या होता है। अब ये दोनों का चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए, तो बतेबे किए थे, कल पढ़े थे हम लोग कि कुछ कुछ जो समुदाय इस तरह का जो घूमते घूमते चलता था, व्यापार घूम घूम के करे या घूम घूम के भेड़ बकरी चलाता चले, इसको चोर उर बोल देते, क्रिमिनल ट्राइब बोलता था। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट देखिए क्या है। द ब्रिटिश ऑथोरिटी रिगार्डेड नोमैडिक पीपुल विथ सस्पिशन एंड contempt. Nomadic tribe were moved from one palace to another in search of grazing grounds. This made it difficult for them to control an identity such as people, while on the other hand, they saw the settled people as peaceful and law abiding. मतलब क्या था कि अंग्रेज का ऐसा मानता था कि जो आदमी इधर से उधर घूमता चल रहा है समूह में, सबको चोर मानता था। और जो आदमी सेटल है एक जगह घर मकान बना के, उसको पीसफुल, शांति प्रिय और लॉ अबाइडिंग, मतलब कानून को मानने वाला मानता था अंग्रेज। Thus, in order to bring nomadic or pastoralist peoples under their control, the British passed the Criminal Tribe Act 1871 में पास हुआ। Through this act, community of craftsmen, traders, pastoralists were classified as criminal by birth and nature। मतलब बाय बर्थ भी ये सबको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स और पेस्टोरलिस्ट को, और नेचर से भी। दे वेयर फोर्स टू सेटल इन वन लोकेशन एंड कुड नॉट मूव विथआउट ए परमिट। उन लोगों को फोर्स किया जाने लगा कि जहां पे रहते हो वहीं पे घर उड़ बना के रहो, इधर उधर मूव नहीं करते चलो बिना परमिशन के। द विलेज पुलिस केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन देम एज ए रिजल्ट। और पुलिस को लगा दिया जो गांव में घूमता रहता और देखते चलता था कि कौन ठेला पर सामान बेच रहा है, क्या कर रहा है, उस पे एकदम रोक। तो ये हो गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बारे में। नेक्स्ट है ग्राजिंग टैक्स क्या होता है। मतलब जो घास चरने के लिए बाद में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ गया उसमें जाता था, तो उस पर टैक्स लगा दिया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू, द colonial government imposed tax on the land, salt, canal water, and also animal. Pastoralist has paid to tax on every animal they took to grazing in the पास्चर। मतलब पास्चर जहां पे चरने के लिए ले जाता था, वहां पे जितना भी एनिमल अगर जा रहा है तो उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। द गैजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द मिड 19th century। मतलब ये भी 1850 के आसपास। द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस वेर, एक मिनट रुको तो कॉल आ रहा है।
तो ये सब चारों तुम लोग को समझ में आ गया भाई, चारों जो एक्ट बनाया था अंग्रेज, वेस्टलैंड रूल, फॉरेस्ट एक्ट, ग्राजिंग टैक्स और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ये सब चारों समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी। लास्ट वाला फिर से। ठीक है। देखो ग्रेजिंग टैक्स क्या था ना कि अंग्रेज को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना था। अब सरकार जो चलता है, अभी प्रधानमंत्री, उसके पास पैसा आना चाहिए, तो टैक्स इम्पोज करता है ना। पहले जमाने में 1850 के दशक में जितना भी टैक्स आता था वो जमीन से ही आता था, तो जमीन पे तो टैक्स लगाएगा ही। उसके साथ साथ जो नमक, नमक से भी काफी, समुद्र से नमक का इस्तेमाल हर खाना में होता है, उस पर टैक्स। पानी जिससे खेत को सिंचाई किया जाता है, कैनाल वाटर का पानी का यूज कर रहे हैं, उस पर टैक्स। और एनिमल पे भी टैक्स लगा दिया कि अगर आपका ग्राजिंग ग्राउंड में अगर जाएगा एनिमल आपका फूड कर खाने के लिए, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एवरी एनिमल पे। द ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द मिड 19th सेंचुरी इन द 1850। द राइट कलेक्ट टू दिस टैक्सेस वेर ऑक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, और ये सब टैक्स तसीलने का जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। द कॉन्ट्रैक्टर ऑन दियर part tribes to exert as much as tax as possible in order to recover the money they paid to the government. In order to pay less, pastoralist has decreased the number of animals they look for grazing. तो देखिए क्या हुआ ना कि कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, और कॉन्ट्रैक्टर जितना मन उतना टैक्स तहसील था, अब उसको दे दिया गया कि इतना जमीन का टैक्स तुम तहसीलोगे, अगर इस पे कोई एनिमल लेके चरने के लिए आएगा तो उससे पैसा लेना है। तो जितना मन उतना पैसा लेता, क्योंकि उसको सरकार को देना रहता। तो इसके कारण क्या होगा कि पेस्टोरलिस्ट जो थे, वो जो जानवर पालता कि इधर उधर घूमता चलता था, उन लोग जानवरें रखना धीरे धीरे कम कर दिया। तो ये उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ। चारों समझ में आया कि नहीं जी? चलो नेक्स्ट। इसको लिखोगे तो टाइम लगेगा, आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। देखिए अब ये मसाई कम्युनिटी का कल चर्चा हुआ था ना, केनिया और तंजानिया वाला, है ना। गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मसाई कम्युनिटी क्यों लॉस कर दिया? इन द लेट 19th सेंचुरी, व्हाट वुड नोन एज द स्क्रैम्बलर ऑफ अफ्रीका, यूरोपियन इंपेरियल पावर slicing up the region into different colonies with little to no regard about the local sentiment. In 1885, the land of Masai land was cut into half with the international boundary between the British Kenya and German Tanzania. As a result of best grazing land were reserved for the white settler, with Masai being pushed into a small area in the southern Kenya and northern Tanzania. मतलब क्या था कि ये जमीन है, ठीक है ना, इसको ब्रिटिश और जर्मनी में लड़ाई उड़ाई हुआ होगा 1885 के आसपास। तो ये इधर वाला जमीन इतना को कौन ले लिया? इधर वाला जमीन को ले लिया, मान लो कि ब्रिटिश ले लिया, ब्रिटिश केन्या नाम पड़ गया इसका। और इधर वाला बाउंड्री की इधर क्या हो गया, जर्मन तंजानिया को वो कैप्चर कर लिया। तो इधर का एनिमल अब इधर नहीं जा सकता, और इधर का एनिमल इधर नहीं जा सकता। और ये भी जो जमीन अगर कैप्चर कर लिया ब्रिटिश, तो जो आदमी पहले से रहता था, तो पहले से आदमी इतना जगह पे रहता था, लेकिन उसको कहा कि भाई इतना ही में रहना है, ये सब जगह अब ब्रिटिश लोगों के रहने के लिए होगा। उसी तरह से ये कहा होगा कि जर्मनी के लोगों के लिए रहने के लिए इतना रहेगा, इतने में तुम अपना जानवर पालो, ये करो। तो उससे दिक्कत हुआ मसाई कम्युनिटी को। वो भी अपना जंतु उंतु पालता था सब। द लार्ज एरिया ऑफ ग्राजिंग लैंड वेर ऑल्सो टर्न इन टू द गेम रिजर्व लाइक द मसाई मारा एंड संबारू नेशनल पार्क। और बहुत सारा एरिया को उतना तो करबे किया रहने के लिए रिजर्व, साथ साथ एक नेशनल पार्क बना दिया। नेशनल पार्क कल बताबे किए थे कि क्या होता है, 10 गो बाघ छोड़ दिया, 10 गो हिरन, उस पे
टैक्स लगा दिया, 50 रुपया टिकट रख दिया, जाइए बाघ देखिए पैसा दीजिए। तो उसके कारण भी ग्राजिंग लैंड धीरे धीरे समाप्त हो गया। दो गो बना, जैसे संबारू नेशनल पार्क केन्या वाला बनाया, और शरणागति पार्क इन तंजानिया बना। पैस्टोरलिस्ट वेर नॉट अलाउड टू इंटर दीज रिजर्व्स, दे कुड नाइदर हंट एनिमल्स और गैज देयर हर्ड्स इन दिस एरिया। उन लोगों को, जैसे जो मसाई कम्युनिटी था, एक्चुअल में क्या करता था, दूध पीता था और मांस खाता था। तो मांस खाने के लिए आप जानवर भी नहीं मान सकते ये सब पार्क में जाके, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया तो ये सब दिक्कत हुआ उनको। तो इसके बारे में आप लोग लिखिए जल्दी, 2 मिनट में। गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द मासाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्राजिंग लैंड। स्क्रीनशॉट ले लो, समझा देते हैं, आगे लिख लेना। चलिए चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। There are many similarity in the way in which the modern world forced change in life of pastoral community in India and East Africa. Write about any two example of the changes which were similar of Indian pastoralist and Maasai हर्डर्स। मतलब क्या था कि इंडिया और अफ्रीका दोनों जगह पाए जाते थे, मतलब पेस्टोरलिस्ट पीपुल। भारत में उनका अलग नाम होता था, वहां पे उनका अलग नाम होता था, ठीक है। तो उनके जिंदगी में क्या चेंज आया, कैसे वो लोग के साथ व्यवहार किया गया, दो एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका वेयर अंडर द ऑक्यूपेशन बाय यूरोपियन कॉलोनिकल पावर, मतलब कैप्चर में आ गया यूरोपियन कॉलोनिकल पावर। यूरोप का इसलिए चर्चा कर रहा है, यूरोप का पूरा चर्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ को जर्मनी कैप्चर किया, कुछ को फ्रांस कैप्चर किया, कुछ को इटली कैप्चर किया, कुछ को ब्रिटिश कैप्चर किया। ये सब टोटल यूरोप का ही है, टोटल देश यूरोप का ही है। जितना भी गरीब देश था, इस सबको ये सब कैप्चर किया, चारों पांचों मिलकर। तो दे वेयर मेनी सिमिलरिटी इन बोथ द रीजन वेयर एक्सप्लाइटेड बाय दिस पावर्स। मतलब ये जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटिश, ये सब मिल के जो इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में कैप्चर किया जितना देश को, तो वहां पे जो जबरदस्ती ये सब शासन किया, तो क्या क्या दोनों किया। तो फॉरेस्ट लॉ आया, दोनों जगह आया। वेरियस फॉरेस्ट लॉ वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट इन इंडिया एंड अफ्रीका। मतलब जो फॉरेस्ट लॉ अंग्रेज लेके आया, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया के लिए, सब जगह तो उसी का शासन है, अफ्रीका के लिए भी। तो दोनों जगह प्रभावित हुआ। इन इंडिया द फॉरेस्ट वाज क्लासिफाइड रिवाइज एंड प्रोटेक्टेड, नो पैस्टोरलिस्ट वर अलाउ इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया में जान ही रहे हो कि फॉरेस्ट लॉ बना तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व में तो जा ही नहीं सकते हैं, प्रोटेक्टेड में इजाजत लेके जा सकते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, थोड़ा सा और उसमें दो लाइन दिया हुआ है। One of the problem in the Maasai people have faced in the continuous loss of grazing lands, the colonial government increased the local peasant to expand cultivation। मतलब मासाई पीपुल को सब बोला कि ये सब भेड़ बकरी पालना बंद करो, खेती बाड़ी करो, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करो। समझ गया। तो इसके कारण उन लोगों को क्या हो गया, ग्राजिंग ग्राउंड कम पड़ गया, ग्राजिंग लैंड जिसपे जानवर चरता, तो ये सब दिक्कत हुआ। दूसरा था कि दोनों जगह क्लोजिंग ऑफ बॉर्डर। इन अफ्रीका मसाई लैंड वर कट इनटू हाफ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंजानिया। द बेस्ट लैंड वर टेकन ओवर द वाइट सेटलर एंड द लोकल वेर पुश्ड इनटू ए स्मॉल एरिया एंड रेस्ट्रिक्टेड पैस्चर्स। मतलब देखिए अफ्रीका में क्या हुआ कि जो एरिया था उसको दो कैप्चर किया, जर्मनी कैप्चर किया तंजानिया को, ब्रिटिश कैप्चर किया केन्या को। और कैप्चर किया तो कुछ एरिया व्हाइट पीपुल को रहने के लिए रिजर्व कर दिया गया, जहां पे आप पेस्ट्रोलिस्ट नहीं जा सकते थे। तो ऐसा हुआ। भारत में क्या हुआ, इन इंडिया द डिवीजन ऑफ कंट्री फोर्स बाय राइकास टू फाइंड आउट द न्यू पास्चर इन हरियाणा, as due to the political division they were no longer allowed to go to the Sindh which become the province of Pakistan। भारत को भी तो उसी तरह कर दिया, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया। जो राजस्थान के बॉर्डर पे ये कम्युनिटी रहता था, राइकाज, ये पहले पाकिस्तान के जस्ट यहाँ बॉर्डर के नजदीक में इधर
चरने वाला ग्राउंड था, वहां अपना जानवर लेके जाता था। इधर तो राजस्थान में मरुस्थल है तो जा ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे राजस्थान से लोग उठ के अब कहाँ चले आए, इंडिया के हरियाणा में। इसी कारण हरियाणा पंजाब में दूध दही ये सब ज्यादा होता है। राजस्थान में ये सब का कमी हो गया। पहले ये सब कहाँ जाता था, पाकिस्तान में, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट हो गया। तो 1947 बाद उधर नहीं ना जा सकता है, तो सब उधर आके बस गया। तो ये सब चेंज हुआ दोनों जगह। तो ये दोनों सिमिलरिटी था कि फॉरेस्ट एक्ट इंडिया में भी आया, अफ्रीका में भी आया। और क्लोजिंग ऑफ बॉर्डर अफ्रीका में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। तो समझ में आ गया। तो इसको हम भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, तुम लोग बैठ के लिख के जल्दी हमको भेज दो सारा क्वेश्चन। इतना तो करना ही पड़ेगा, मान लो कि पढ़ रहे हो तो इतना तो करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा भाई। ये तो कोचिंग वोचिंग में नहीं जाती है तो आराम से लिख ही सकती है। तुम नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखोगे तो प्रैक्टिस होगा। आज नहीं फायदा करेगा, 10 साल के बाद जरूर फायदा करेगा, जिसको सरकारी नौकरी में जाना है, जिसको आईएएस आईपीएस बीपीएससी यूपीएससी ये सब कंप्लीट करना है, उसको यही सब क्वेश्चन आंसर आएगा। नाइन्थ में तो आएगा ही, आगे भी आएगा फ्यूचर में। ठीक है, तो तबीयत खराब होगा तो कल ही भेज देना दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम लोग अपने से उसका क्वेश्चन इसको भेजने से कुछ फायदा है नहीं। अब जो तुम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो होगा ये वाला, एनसीईआरटी में तो होगा ही ना जी ये सब क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम लोग अपने से अब करने का कोशिश करो, इसको भेज देना कल तक, या जब तक तबीयत ठीक हो जाए तब तक ये भेज देना। क्योंकि छापने से कुछ फायदा है नहीं, अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन लो अपने से लिखो। गूगल गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं, हम चेक करेंगे। ऐसा एक ऐप आता है चेक करने का, कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो पता चल जाता है कि वहां से चोरी किया हुआ है। तो इस कारण अपने से पांचों क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजना कल, ठीक है ना। ऐप आता है, हम चेक करके दिखा देंगे कल। पैरालैंगिज्म बोलते हैं, पैरालैंगिज्म चेक करने के लिए होता है वो पता चल जाता है। चोरी करके लिखिएगा तो कहीं से, नेट पे से, नेट या कहीं किताब से भी डायरेक्ट चोरी करके लिखिएगा तो पता चल जाता है। तो अपने मन से लिख के कल भेज दो सबका आंसर। आज का क्लास यहीं होता है समाप्त। टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रहा है, इस कारण आगे प्रोसेस 2-3 मिनट बचा हुआ था तो नहीं कर पाया। समझ गए हम। तो आज का क्लास यहीं पे होगा समाप्त।